हाय। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहेवियर अप्रोच। ओके, बिहेवियर अप्रोच के फीचर्स, जो जो इसेंशियल फीचर्स है बिहेवियर अप्रोच के, जो मेनली स्टडी किए जाते फॉर द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द बिहेवियर अप्रोच विथ इट्स फीचर्स, positive impact and limitation, okay, in study of comparative public administration। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में जो बिहेवियर अप्रोच के जो फीचर्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लिमिटेशन है, ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ड्यूरिंग द लेट 1940s, 1950s and 1960s, the behavior movement had become a dominant approach to study द सोसाइटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के लिए जो बिहेवियर मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा मतलब एक डोमिनेंट अप्रोच था। ठीक है, इनकी स्टडी के लिए, सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के लिए बिहेवियर मूवमेंट एक बहुत डोमिनेंट अप्रोच था इन द during the late 1940s, 1950s and 1960s। It was concerned essentially with the scientific study of human behavior। और इसके अंदर मेनली साइंटिफिक स्टडी की बात होती थी इन द वेरियस सेटिंग। ओके, सो इन पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल और नॉर्मेटिव एनालिसिस। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल और जो नॉर्मेटिव एनालिसिस थे उसका ये प्रोटेस्ट करता था। ओके, देन behavior approach in public administration has borrowed concept from methodology from sociology, anthropology, psychology and political science। तो जो बिहेवियर अप्रोच है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके जो मतलब इन सभी के कॉन्सेप्ट, इन सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ओके, इन द बिहेवियर अप्रोच। ओके, so all these subject concept are used in the behavior approach। okay, behavior approach in public administration, okay, to study it properly। then features, अभी हम बात करेंगे फीचर्स की, फीचर्स ऑफ द बिहेवियर अप्रोच। सो behavior approach in public administration including comparative public administration has the following characteristic। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला, इट लिटरेचर इज डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल एंड नॉट प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। मतलब इसका ये है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है इसके बिहेवियर अप्रोच के लिटरेचर। सो इट एम्फेसाइज इज ऑन व्हाट इज, क्या है, ओके, एंड नॉट ऑन व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ओके, सो ये इसका मेन फीचर्स हो गया। ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर अप्रोच। देन सेकंड इज द इट यूज रिगरस मेथड, जैसे कि फील्ड रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इस टाइप की मेथड यूज करता है टू स्टडी द बिहेवियर अप्रोच। ओके, मतलब बिहेवियर अप्रोच में इस टाइप की मेथड यूज की जाती है। देन मोस्ट बिहेवियर स्टडीज आर क्वांटिफिकेशंस, ओके, मैथमेटाइजेशन इन एनालिसिस। ओके, नंबर की बात करती है, फैक्चुअल बातें करता है। इट एम टू इट एम एट फॉर्मल थेरी कंस्ट्रक्शन थ्रू प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी। एंड फिफ्थ वन इज द इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन कैरेक्टर, क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग डिसिप्लिन के कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टडी करते हैं। ओके, मतलब अपने सब्जेक्ट को। सो बिहेवियर अप्रोच हैज़ हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो बिहेवियर अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। ओके, सो टू डेवलप द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर अप्रोच प्ले अ वेरी वाइटर रोल। ओके, theory building necessary, the testing of hypotheses in various organizations, societies, nation and culture। So there have been several study of cross national administrative system within and between nations among eminent scholars who those who have used behavior approaches in comparative public administration, जो कि मेनली है रॉबर्ट प्रेस्तस, मोरे बर्गर, मिकेल क्रोजियर, कुलदीप माथुर एंड रिचर्ड टब। ओके, दिस आर दी फेमस स्कॉलर, ओके, दैट आर यूज, ओके, इन्होंने मेनली बिहेवियर अप्रोच का
यूज़ किया इन स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अभी डिक्लाइन पढ़ेंगे हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। इन द लेट 1960s there was a movement known as the post behaviorism, okay, that emerged with great force. It also led to the new public administration movement, okay. So this new approach emphasized that public administration normativism or the issue of what should be cannot be ignored। तो ये जो मूवमेंट था इन्होंने मेनली ये कहा, जैसे कि हमने देखा कि जो बिहेवियर अप्रोच है वो मेनली फोकस करता है व्हाट इट इज, ओके, मतलब क्या है ये, ओके, व्हाट इज, देन नॉट व्हाट शुड बी, ओके। तो ये क्या होना चाहिए के ऊपर फोकस नहीं करता था, लेकिन इस मूवमेंट के जरिए ये कहा गया कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ओके, व्हाट शुड बी को। सो द वैल्यू एंड आइडिया आर इम्पोर्टेंस, ठीक है, हेंस वैल्यू एंड फैक्ट बोथ शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम मेनली व्हाट शुड बी में क्या देखते हैं, हम एक तो हाइपोथेसिस करते हैं, ओके, कि क्या होना चाहिए, ओके, दैट विल बी दी वैल्यूज, ओके, वो क्या है, फैक्ट है, मतलब इस टाइप के फैक्ट के बेस पे भी हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हाट शुड बी के अंदर किसी ना किसी आइडिया होती है, किसी ना किसी की आइडिया होती है, किसी ना किसी की वैल्यू होते हैं। सो दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग the public administration as well as the comparative public administration. Thus, comparative public administration started focusing on tackling problem of social economic development while using rigorous methodologies of research। तो इस तरह से जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो फोकस करने लगा है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, इस टाइप की अलग अलग मेथड यूज करते हुए और रिसर्च को देखते हुए। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रोरी स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर पॉलिसी ओरिएंटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड with a major concern on the issue like poverty, education, health, environment and gender justice। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ों के ऊपर अभी ये एक्शन ओरिएंटेड काम कर रहा है, मतलब इनके ऊपर अभी काम कर रहा है कौन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। देन इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, इस बिहेवियर अप्रोच के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। सो बिहेवियर अप्रोच हैज़ मेड द फॉलोइंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो जो बिहेवियर अप्रोच है इनके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े ऑन द स्टडी ऑफ comparative public administration। The first one is it it took comparative public administration from the normative to the empirical study, okay, empirical fact based study, okay। So this point was emphasized in the article published by Fred W. Rigg, okay। इनके आर्टिकल से ये समझ में आ जाता है, ओके, इम्पेरिकल स्टडी, ओके, इंफॉर्मेशन के बेस पे मेनली द एक्सपेरिएंट, ओके, experience and experiment, okay, experience and experiment, okay। दिस मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे और एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो जो भी वैल्यू निकल के आती है दैट इज द इम्पेरिकल स्टडी, ओके, एंड नॉर्मेटिव मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन। सो it made the comparative study of public administration more scientific than before। तो अभी इसके वजह से क्या हुआ, इस मूवमेंट के वजह से अभी जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या हम बोल सकते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्टडी अभी एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पे होने के वजह से ये अभी साइंटिफिक हो चुकी है, ओके। डाटा कलेक्शन हो गया इसमें, ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिफिकेशंस constructed a sound bias for the scientific development of the discipline। So it introduced the element of dynamics in public administration by focusing on the behavior of administrator and administrative organization in cross-national and cross-culture context। Thus, a limited focus on the structure of administrative organizations was replaced by wide canvas of the understanding public administration। तो अभी स्ट्रक्चर से हट के हम मेनली क्या पढ़ेंगे, फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम स्टडी करेंगे, ओके। सो इट प्रोमोट अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेड comparative study more ecological in character। Then fifth one is the
It promoted intellectual cooperation among scholars and institutions of public administration across nation, and its impact on the general discipline of public administration was also the positive, making it more scientific and broader in perspective. So these all are the positive impact, okay, because of this movement, okay, because of this post behaviorism movement. So एट लास्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, अभी इसके लिमिटेशन क्या हुए, ओके। सो बिहेवियर अप्रोच इन कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन could not be continue in its original form for a long because of the following reason. क्या क्या रीजन है? with the advent of post behavioralism it is more focused on the fact, ठीक है, alone was challenge. Then it is difficult to study cross cultural administrative system with the help of uniform operational definition and methodology. So there are numerous differences in structure, perspective, behavior of administrative organization in various continent and nation, and therefore comparing them become highly problematic. तो इसके वजह से क्या हो गया, मतलब डिफरेंसेस इन्यूमरेबल डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस के चलते हुए अभी स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट बन चुका है. देन थर्ड वन इज द देयर वाज अ डर्थ ऑफ द स्कॉलर, ओके, स्कॉलर की कमी हो गई, और सो दैट फोकसिंग ऑन द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो फोकस करने वाले जो स्कॉलर थे, ठीक है, वो क्या हो गए, डर्थ हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए. द कम्युनिस्ट नेशन एंड इवन इन द सेवरल कंट्री ऑफ द वेस्ट, ठीक है, तो अलग अलग मतलब कम्युनिस्ट नेशन में भी, ठीक है, जो भी कम्युनिस्ट नेशन है जो मेनली नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड से आते, वहाँ पे भी स्कॉलर की कमी हो गई. ये मेन इसका लिमिटेशन पड़ा है, ओके. सो the final and technical resource required for conducting cross national studies are difficult to find, particularly after disbanding, okay, disbanding of the comparative administration group in 1970, okay. So nevertheless the impact of behavior movement on the study of comparative administrative study is indelible, although the nature of behavior study has transformed and has amalg- amalgamated empirical as well as a normative orientation in its fold. So its methodology has become an accepted features of contemporary study in comparative public administration, okay. So these all are the limitations बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इस बिहेवियर अप्रोच के जो क्या क्या लिमिटेशन हुए जिसके वजह से जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, ठीक है. सो these are the limitation and these are some of the positive impact, okay. So and these are the future, so all we cover in this chapter, okay, related to the behavior approach. At last conclusion, देखिए, nevertheless the impact of behavior movement on study of comparative administrative study is intelligible, although the nature of behavior study has transformed, okay, and amalgamated empirical as well as normative orientation in its forth. तो अभी जो बिहेवियर स्टडी है, ठीक है, ऑन द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी क्या हो गई, इम्पेरिकल हो गई एज वेल एज नॉर्मेटिव हो गई, ठीक है, दोनों ओरिएंटेशन में अभी इसकी स्टडी की जाती है, किसकी, comparative public administration की, through the behavior approach, okay. So it is methodology has become an accepted features of contemporary study in comparative public administration. So this is all about the behavior approach, ठीक है, to study the comparative public administration, ओके. सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल सिस्टम अप्रोच, ओके, जनरल सिस्टम अप्रोच हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.